अब तक ऐसा नहीं था कि राघव ने कभी मार्शल किंग क्षेत्र के योद्धा को नहीं देखा था। सिल्वर मून सेक्ट का सेक्ट लीडर भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मार्शल किंग क्षेत्र को प्राप्त कर लिया था, लेकिन वह पहले से ही एक बूढ़ा व्यक्ति था। दूसरी ओर अनन्या के इस सीनियर ब्रदर ने 20 की उम्र में ही मार्शल किंग क्षेत्र की साधना प्राप्त कर ली थी। सीनियर ब्रदर संजीव, आपको क्या लगता है, यह रास्ता हमें कहां ले जाएगा? आग की एक गेंद अपने हाथ में पकड़े युवा ने सिर घुमाया और पूछा। मुझे नहीं पता। शायद जब हम इस गुफा से बाहर निकलेंगे तब हमें मकबरे के मालिक का असली खजाना मिलेगा। पीछे चलते हुए संजीव ने गंभीरता से कहा। जब वे तीनों खजाने की तलाश कर रहे थे तब उन्हें फिर से पत्थर की मूर्तियां दिखाई दीं। पहले से ही उन्होंने मकबरे के बड़े हॉल में कई पत्थर की मूर्तियां देखी थीं, तो मूर्तियां मिलना कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब वे मूर्तियां इधर उधर चल रही थीं और जो भी सामने आता उस पर हमला कर रही थीं। पहली बार जब उन्होंने हॉल में उन मूर्तियों को देखा था तब वे सब वास्तव में मूर्ति जैसी ही थीं, बिना किसी हलचल के। लेकिन आधे घंटे बाद जब सब लोग खजाने की तलाश में निकल गए तब वे मूर्तियां चलने लगीं और हमला भी करने लगीं। सबसे कमजोर मूर्ति के पास ओरिजिन कोर क्षेत्र की प्रथम अवस्था की ताकत थी और सबसे ताकतवर मूर्ति के पास मार्शल किंग क्षेत्र की प्रथम अवस्था की शक्ति थी। संजीव और उसके दोनों साथी दुर्भाग्यशाली थे कि उन्हें सबसे ताकतवर मूर्ति के साथ साथ कई अन्य मूर्तियों का सामना करना पड़ा। तीव्र युद्ध के बाद उन्होंने कई मूर्तियों को नष्ट कर दिया, जिसमें वह सबसे ताकतवर मार्शल किंग स्तर की मूर्ति भी शामिल थी, और बेशक सबसे शक्तिशाली मूर्ति को संजीव ने ही मारा था। उन मूर्तियों से लड़ाई के बाद संजीव और उसके दोनों साथी उन मूर्तियों के पीछे छोड़े गए निशानों को ट्रैक करते हुए फिर से बड़े हॉल में पहुंच गए। वहां उन्हें एक लोहे का दरवाजा मिला, जिसे अभी भी कई पत्थर की मूर्तियां पहरेदारी कर रही थीं। उन्होंने उन सभी मूर्तियों को नष्ट किया और दरवाजा खोला, क्योंकि उसकी चाबी अभी भी उसके लॉक में लगी हुई थी। दरवाजा खोलने के बाद वे एक अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए। सावधान रहो, मुझे लगता है कि हमसे पहले कोई यहां आ चुका है, क्योंकि दरवाजा पहले से ही खुला था और दर्जनों मूर्तियां बाहर पहरा दे रही थीं। संजीव ने थोड़ी देर सोचकर कहा, चिंता मत कीजिए सीनियर ब्रदर, संजीव, हम सतर्क हैं। दोनों युवाओं ने एक साथ जवाब दिया। संजीव ने सिर हिलाया और तीनों आगे बढ़ गए। जैसे ही वे तीनों दृष्टि से ओझल हुए तभी राघव और अनन्या वापस रास्ते पर आए और हॉल की ओर बढ़ने लगे। बाहर आने पर उन्होंने खुद को फिर से उसी हॉल में पाया, लेकिन अब यहां सब कुछ पहले से अलग था। हर जगह युद्ध के भयानक चिन्ह थे। चारों ओर पत्थर की टूटी हुई मूर्तियां और उन लोगों की लाशें थीं जो यहां कोई ऐसा खजाना ढूंढने आए थे जो उनके जीवन को आसान बना सके और उन्हें ताकतवर बनने में मदद करे। मिस अनन्या, मुझे लगता है हमें अब इस मकबरे से निकल जाना चाहिए। आखिरकार हमें बहुत कुछ मिल चुका है, राघव ने चारों ओर देखते हुए कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें निकल जाना चाहिए। कौन जानता है कि वे पत्थर की मूर्तियां कब वापस आ जाएं। अगर वे सच में लौट आईं तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अनन्या ने सहमति में सिर हिलाया और फिर दोनों बाहर की ओर चल दिए। 10 सांसों बाद वे दोनों मकबरे से बाहर निकल गए और रिवर साइड सिटी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने के बाद दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। अनन्या सिटी लॉर्ड मैंशन की ओर चली गई और राघव उस प्लाजा की ओर बढ़ गया जो रिवरसाइड सिटी के केंद्र में था, जहां 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार ने मिलकर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बनवाया था जो सीधे इंपीरियल सिटी से जुड़ा था। अब प्रतियोगिता शुरू होने में केवल 1 सप्ताह का समय बचा था। उसने टेलीपोर्टेशन सर्कल के उपयोग की कीमत चुकाई और उस पर खड़ा हो गया। वहां के गार्ड और लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। एक बार में कुल 10 लोगों को इंपीरियल सिटी टेलीपोर्ट किया जा सकता था। वहां केवल 8 लोग थे, इसलिए गार्ड 2 और लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। टेलीपोर्टेशन सर्कल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को भेजने के लिए स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होती है, और अज्योर ड्रैगन देश में स्पिरिट स्टोन्स बहुत ही दुर्लभ हैं। इतने दुर्लभ कि द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय भी उन्हें सामान्यतः वहन नहीं कर सकते। इसीलिए गार्ड्स को उनके अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया था कि जब तक 10 लोग न हो जाएं, तब तक सर्कल का उपयोग न किया जाए। हालांकि एक दूसरा विकल्प भी था। यदि कोई व्यक्ति शेष स्थानों के लिए शुल्क चुका दे
तो टेलीपोर्टेशन किया जा सकता था। आमतौर पर बहुत कम ही लोग होते हैं जो बाकी लोगों की जगह का भुगतान करना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद दो और लोग आ गए। एक था एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति और दूसरा एक आकर्षक युवक जिसकी पीठ पर तलवार बंधी थी। वह युवक राघव की उम्र का ही था, लेकिन उससे बहुत अधिक शक्तिशाली आभा छोड़ रहा था। राघव कुछ क्षणों तक सोचता रहा और यह तय कर लिया कि यदि वह उस युवक से लड़ेगा तो हार उसी की होगी। जब वह युवक आया तो बस सीधे जाकर टेलीपोर्टेशन सर्कल पर खड़ा हो गया। उसने वहां खड़े किसी भी व्यक्ति की ओर देखा तक नहीं। अब जब वहां 10 लोग हो गए थे तो गार्ड्स ने उन्हें इंपीरियल सिटी की ओर टेलीपोर्ट कर दिया। इंपीरियल सिटी एक विशेष स्थान पर बहुत से लोग इकट्ठा थे और बहुत शोरगुल मचा हुआ था। लोग लंबी लाइन में खड़े थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे ताकि टेलीपोर्ट हो सकें। यह एक विशाल चौक था जहां दो टेलीपोर्टेशन सर्कल दिखाई दे रहे थे। एक सर्कल से लोग इंपीरियल सिटी में आ रहे थे और दूसरे से किसी अन्य शहर की ओर जा रहे थे। एक टेलीपोर्टेशन सर्कल पर अचानक रोशनी चमकी और 10 लोग, जवान और बूढ़े, एकाएक वहां प्रकट हो गए। वे राघव और उसका समूह था। एक चमक के साथ वे टेलीपोर्ट हुए और एक ही पल में इंपीरियल सिटी पहुंच गए। भीड़ और लंबी लाइन को देखकर राघव और दो अन्य व्यक्ति एक क्षण के लिए चकित रह गए। स्पष्ट था कि वे दोनों व्यक्ति भी पहली बार यहां आए थे। वहां मत खड़े रहो, जल्दी नीचे आओ। टेलीपोर्टेशन सर्कल से अगला समूह भी जल्द ही केरल ही आने वाला है। टेलीपोर्टेशन सर्कल की सुरक्षा में तैनात एक गार्ड चिल्लाया। तभी राघव और अन्य दो व्यक्ति होश में आए। उन्होंने देखा कि टेलीपोर्टेशन सर्कल पर केवल वही 3 लोग खड़े थे और बाकी सब कहीं जा चुके थे। वे तीनों भी जल्दी से नीचे उतर आए और अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए भीड़ में घुस गए। भीड़ से निकलकर जब राघव बाहर आया तो सामने का दृश्य देखकर वह फिर से दंग रह गया। वह इस समय एक सड़क के बीचों बीच खड़ा था और चारों ओर लोगों की चहल पहल थी। इंपीरियल सिटी एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। हर तरफ लोग इधर उधर घूम रहे थे। कोई दुकान में जा रहा था तो कोई बाहर निकल रहा था। चारों ओर हलचल ही हलचल थी। कुछ समय बाद राघव एक छोटी सी दुकान की ओर गया ताकि वह इस जगह और पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले सके। जानकारी लेने के बाद वह एक सराय में गया और अंदर प्रवेश किया। उसे अंदर आता देख लगभग 25 साल की एक युवा महिला मुस्कुराते हुए उसकी ओर आई और बोली, स्वागत है अतिथि। क्या आप कमरा किराए पर लेना चाहते हैं या कुछ खाना चाहते हैं? मैं कुछ दिनों के लिए यहां ठहरना चाहता हूं। राघव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, एक रात का किराया 100 सिल्वर है। पहले से आपको जितने दिनों तक रुकना है उसका किराया भरना होगा। अगर किसी कारणवश आप तय समय से अधिक रुकते हैं तो फिर से किराया देना होगा। उस युवती ने बताया जो वहां काम करती थी। उसकी बात सुनकर राघव थोड़ा चौंका, क्योंकि केवल एक रात के लिए 100 सिल्वर कॉइन स्वर्गीय मोती के साथ अपनी भाग्यशाली घटना से पहले तो उसके लिए 10 सिल्वर कॉइन भी बहुत अधिक थे और यहां इंपीरियल सिटी की एक आम सराय में 100 सिल्वर एक रात का किराया था। लेकिन अब उसके पास खुद की एक निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थरों की खदान थी, तो उसे अब चांदी या सोने की चिंता नहीं थी। उसने 10 दिन ठहरने के लिए 10 गोल्ड कॉइन दे दिए। पैसे लेने के बाद वह युवती उसे ऊपर दूसरे माले पर एक कमरे तक ले गई। दरवाजा खोलकर उसने कहा, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बुला सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। राघव ने सिर हिलाया। वह युवती नीचे लौट गई और राघव ने दरवाजा बंद कर दिया। वह बहुत थका हुआ था, इसलिए थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद में चला गया। जब उसकी नींद खुली तो अगला दिन दोपहर हो चुका था। वह उठा, नहाया और तैयार हुआ। फिर नीचे सराय की पहली मंजिल पर आया जहां लोग दोपहर के भोजन के लिए पहले से मौजूद थे। वह एक तरफ खड़ा हो गया और जब एक मेज खाली हुई तो वहां जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में एक महिला सेविका उसके पास आई और मेन्यू थमाते हुए बोली, आप क्या खाना चाहेंगे? राघव ने मेन्यू नहीं लिया और कहा, सराय के सारे खास व्यंजन और एक घड़ा बेहतरीन शराब ले आओ। जी। वह सेविका विनम्रता से सिर हिलाकर चली गई। कुछ ही देर में स्वादिष्ट खाना और बढ़िया शराब उसके सामने परोसे गए। जैसे ही खाना आया वह खाने लगा। आसपास के कुछ लोग आपस में निजी बातें कर रहे थे, जबकि ज्यादातर लोग 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के बारे में चर्चा कर रहे थे। तुम्हें पता है,
मैंने सुना है कि इस बार की प्रतियोगिता में तुषार भी भाग ले रहा है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें नहीं पता। वह तुषार एक दुर्लभ प्रतिभावान योद्धा है और हमारे पूरे नील ड्रैगन देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उसे टक्कर दे सकता है या उससे भी आगे निकल सकता है। कौन स्वाभाविक है श्रीमुख? श्रीमुख कौन है? तुम श्रीमुख को नहीं जानते? वह हमारे देश का अप्रतिम प्रतिभावान है। अपने शुरुआती वर्षों में वह भी एक सामान्य बच्चा था जो धीमी गति से प्रगति कर रहा था। लेकिन जब वह 14 साल का हुआ, तब से वह इतनी तेजी से प्रगति करने लगा कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाया। जैसे ही वह 14 वर्ष का हुआ, उसकी साधना की गति अचानक ही अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक तेज हो गई। अब जब 1 वर्ष बीत चुका है और वह 15 वर्ष का हो गया है, इस उम्र में उसके पास क्यूई कॉन्डेंसेशन क्षेत्र की 9वीं अवस्था की कल्टीवेशन है। यहां तक कि 17 वर्षीय तुषार भी अभी केवल 8वीं अवस्था तक ही पहुंच पाया है। हाँ, हमें यह मानना ही पड़ेगा कि श्रीमुख वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा है। एक साधारण परिवार से होने के बावजूद उसने इतनी छोटी उम्र में जो हासिल किया है, वह हमारी कल्पना से भी परे है। यहां तक कि सम्राट स्वयं कह चुके हैं कि भविष्य में श्रीमुख न केवल एक मार्शल सम्राट बन सकता है, बल्कि शायद उसे भी पार कर सकता है। सच में क्या यह सच है? मार्शल सम्राट से भी ऊपर? क्या वाकई इस दुनिया में कोई ऐसा विशेषज्ञ है जो मार्शल सम्राट से भी शक्तिशाली हो? तुम क्या जानो, हमारे नील ड्रैगन देश में भले ही कोई मार्शल सम्राट से ऊपर का विशेषज्ञ न हो, लेकिन हमारे देश के बाहर कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनकी शक्ति मार्शल सम्राट से भी अधिक है। ओह, मुझे तो यह पता ही नहीं था। खैर, विषय पर वापस आते हैं। क्या श्रीमुख भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? हाँ, मैंने सुना है कि वह पहले ही प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ चुका है और कल ही उसने अपना पंजीकरण भी करवा लिया। और मैं गारंटी देता हूं कि वही विजयी होगा और प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करेगा। ओह, मैं तो जरूर जाकर यह प्रतियोगिता देखूंगा। मैं भी श्रीमुख क्यूई कॉन्डेंसेशन क्षेत्र की 9वीं अवस्था लगता है। यह प्रतियोगिता काफी तीव्र होने वाली है। यह उतनी आसान नहीं है जितनी मैंने सोची थी। मुझे खुद को और बेहतर तैयार करना होगा। इस प्रतियोगिता के लिए अभी 1 सप्ताह बाकी है। मेरे पास कोई अच्छा मार्शल आर्ट्स कौशल नहीं है। सबसे पहले मुझे कोई उपयुक्त कौशल ढूंढना होगा जिससे मैं प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सकूं। जब राघव ने वहां मौजूद लोगों की बातचीत सुनी, तो वह सतर्क हो गया। जब उसने पहली बार प्रतियोगिता के बारे में सुना था, तो उसे लगा कि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ शीर्ष 10 में आना उसके लिए आसान होगा। लेकिन अब श्रीमुख और तुषार जैसे प्रतिभाशाली प्रतियोगियों के बारे में जानकर उसे समझ आया कि वह कितना नासमझ था। चूंकि श्रीमुख और तुषार जैसे प्रतिभाशाली लोग इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो निश्चित ही और भी कई विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे होंगे। शीर्ष 10 में आना उतना आसान नहीं होगा जितना वह सोच रहा था। उसे प्रतियोगिता से पहले अपनी ताकत को और बढ़ाना होगा। हाल ही में उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ी थी, इसलिए उसे अपनी नींव को मजबूत करना जरूरी था। नींव ही किसी की शक्ति का सार होती है और भविष्य में किस स्तर की शक्ति प्राप्त होगी, यह उसी पर निर्भर करता है। अगर किसी की नींव मजबूत नहीं है, तो वह जीवन भर बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर नींव मजबूत है, तो लोग उसकी पूजा तक करेंगे। साधना में नींव ही सब कुछ होती है। इसलिए उसने सोचा कि कोई मार्शल स्किल का अभ्यास करे जिससे उसकी ताकत बढ़े और प्रतियोगिता में सहायता मिल सके। भोजन करने के बाद राघव सराय से बाहर निकला और उस स्थान की ओर बढ़ा जहां प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण हो रहा था। कई छोटी बड़ी दुकानों के पास से गुजरते हुए वह एक विशाल मैदान में पहुंचा। यहां का माहौल बेहद जीवंत था। ज्यादातर लोग 15 से 17 वर्ष की उम्र के थे, जो ऊर्जा और उत्साह से भरपूर दिख रहे थे। यहां तो बहुत चहल पहल है। लगता है पंजीकरण के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। मैंने नहीं सोचा था कि प्रतियोगिता में इतने सारे लोग भाग लेंगे। और ये लोग तो केवल एक अंश हैं। अभी पंजीकरण समाप्त होने में 3 दिन बाकी हैं और पंजीकरण के 2 दिन बाद प्रतियोगिता औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। इतने सारे लोगों को देखकर राघव हैरान रह गया। उसे पता था कि प्रतियोगिता कठिन होगी, लेकिन अब उसकी दृष्टि और भी विस्तृत हो गई थी। अब उसे लग रहा था कि शीर्ष 10 में स्थान बनाना पहले से कहीं अधिक कठिन होगा। उसने देखा कि उस विस्तृत स्थान में लोग 5 कतारों में विभाजित होकर पंजीकरण के लिए खड़े थे। कई लोगों के चेहरे पर घबराहट थी,
कुछ लोग निराश चेहरों के साथ वापस जा रहे थे, जिससे पता चलता था कि वे प्रतियोगिता के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सके। राघव आगे बढ़ा और एक ऐसी कतार में खड़ा हो गया जहां अन्य 4 कतारों की तुलना में लोग कम थे। चूंकि यह प्रतियोगिता 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार द्वारा आयोजित की जा रही थी, इसीलिए असंख्य लोग इसमें भाग लेना चाहते थे। केवल युवा ही नहीं, बल्कि कई मध्य आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं भी अपनी किस्मत आजमा रही थीं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभा भी एक कसौटी थी। जब तक आप पर्याप्त रूप से प्रतिभाशाली हैं और आपके पास आपकी उम्र के अनुसार उपयुक्त कल्टीवेशन है, आप पंजीकरण कर सकते हैं। करीब आधे घंटे प्रतीक्षा करने के बाद अंततः उसका नंबर आया। वह आगे बढ़ा और ये उस व्यक्ति के सामने रुका जो पंजीकरण का जिम्मेदार था। वह एक मध्यम आयु का पुरुष था जिसने साधारण सफेद वस्त्र पहन रखे थे और उसकी ठोड़ी के नीचे एक घनी दाढ़ी लटक रही थी। वह एक कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने एक मेज थी जिस पर कई कागजात और अन्य वस्तुएं रखी थीं। तुम्हारा नाम उस मध्यम आयु पुरुष ने भावशून्य स्वर में उसकी ओर देखकर पूछा। राघव ने जवाब दिया, उम्र 15 1 महीने बाद 16 का हो जाऊंगा। तुम्हारी कल्टीवेशन स्ट्यूई, कॉन्डेंसेशन क्षेत्र की तीसरी अवस्था। ठीक है, इस पत्थर को अपने हाथ में लो और इसमें अपनी आत्मिक ऊर्जा प्रवाहित करो। उस मध्यम आयु पुरुष ने सिर उठाया, उसकी ओर देखा और फिर मेज के एक कोने में रखे पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा। उस पत्थर को देखते हुए राघव ने पाया कि यह एक काला पत्थर था जिस पर एक जटिल गठन खुदा हुआ था। उसने काले पत्थर को अपने हाथ में उठाया और उसमें अपनी आत्मा ऊर्जा प्रवाहित की। जैसे ही आत्मा ऊर्जा काले पत्थर में डाली गई, वह सफेद प्रकाश से चमकने लगा। जब उस मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने काले पत्थर से निकलती सफेद रोशनी को देखा तो उसने निराशा में अपना सिर हिलाया, कुछ कागज पर लिखा और फिर कहा, ठीक है, हो गया, तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए योग्य हो। यह 5 दिन बाद आयोजित की जाएगी। शुभकामनाएं। उसने राघव को एक नंबर प्लेट दी। ठीक है, धन्यवाद, राघव ने कहा। उसने काले पत्थर को मेज पर रख दिया और उस व्यक्ति से नंबर प्लेट ले ली। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? राघव ने फिर उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, हां, तुम पूछ सकते हो। यह काला पत्थर क्या है? और जब मैंने इसमें आत्मा ऊर्जा डाली तो इससे जो सफेद प्रकाश निकला वह क्या था? मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने फिर अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखते हुए कहा, इस काले पत्थर को एलिमेंटल स्टोन कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि इसका तत्वों से संबंध है। 5 मुख्य मौलिक तत्व होते हैं। हर एलिमेंटल स्टोन का रंग अलग होता है और उसके आधार पर हम इसे 5 प्रकारों में बांटते हैं। अग्नि के लिए लाल, वायु के लिए हरा, जल के लिए नीला, और ऐसे ही बाकी ये पत्थर लोगों को तेजी से साधना करने और उनके भीतर मौजूद किसी विशेष तत्व को मजबूत करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास अग्नि तत्वीय शरीर है तो वह लाल एलिमेंटल स्टोन की मदद से जल्दी साधना कर सकता है और अपनी अग्नि ऊर्जा को मजबूत बना सकता है। ये एलिमेंटल स्टोन साधारण आत्मा पत्थरों जैसे होते हैं। फर्क बस इतना है कि इसमें एक विशेष तत्व होता है, जबकि आत्मा पत्थरों में नहीं होता। किसी विशेष तत्व वाला पत्थर सिर्फ उसी तत्व के व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आते हैं, इस प्रकार के काले एलिमेंटल स्टोन पर यह काला होता है, मतलब इसमें कोई तत्व नहीं होता, लेकिन यह फिर भी आत्मा पत्थर से अलग है क्योंकि इसमें आत्मा ऊर्जा भी नहीं होती। लेकिन इसका उपयोग यह जानने में होता है कि किसी व्यक्ति के पास कौन सा तत्व है, इस पर गठन उकेर दिया जाता है। और जब व्यक्ति अपनी आत्मा ऊर्जा इसमें डालता है तो यह उसके तत्व के अनुसार चमकता है। जैसे अग्नि हो तो लाल, वायु हो तो हरा आदि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न सफेद प्रकाश दर्शाता है कि तुम्हारे पास कोई तत्वीय शरीर नहीं है। ओह, ऐसा है क्या? राघव यह सुनकर चकित रह गया। अब क्या खड़े हो, यहां जाओ, यहां से। मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया, वजना है। सामने मत खड़े रहो, और भी लोग पंजीकरण कराने आए हैं। वह आदमी चिल्लाया। राघव जल्दी से वहां से निकलकर सराय की ओर लौटने लगा। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि इस दुनिया में आत्मा पत्थरों का एक और प्रकार भी है जिसे एलिमेंटल स्टोन कहते हैं। उनके गुणों को जानकर उसे थोड़ा दुख हुआ कि उसके पास कोई तत्वीय शरीर नहीं है। वह जैसे ही सराय की ओर बढ़ रहा था, उसने अचानक अपने रास्ते में रुककर दाईं ओर देखा। वहां एक 4 मंजिला विशाल इमारत खड़ी थी
सबसे ऊपर बड़े बड़े 2 शब्द लिखे हुए थे, अल्केमिस्ट एसोसिएशन। प्राचीन पिल गॉड की यादों से जो उसे मिली थीं, उससे वह जानता था कि इस दुनिया में कई शक्तिशाली संगठन हैं और यह अल्केमिस्ट एसोसिएशन उनमें से एक है। वास्तव में यह सबसे शक्तिशाली संगठनों में से एक है। जैसा नाम दर्शाता है, यह संगठन औषधियों से जुड़े लोगों का स्थान था। यहां लोग दवाएं खरीदने या औषधि बनवाने आते थे। एज्योर स्काई कॉन्टिनेंट के लगभग हर बड़े शहर में इसका एक शाखा था और उसके सामने खड़ी यह इमारत भी उसी की एक शाखा थी। राघव दाईं ओर मुड़ा और तेजी से चलते हुए अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सामने पहुंच गया। थोड़ी देर खड़े रहकर उसने भीतर प्रवेश किया। हालांकि उसके पास प्राचीन पिल गॉड की स्मृतियां थीं, फिर भी जब वह वाकई में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर गया तो वह एक क्षण के लिए चकित रह गया। अंदर बहुत विशाल हॉल था। दाईं ओर 3 काउंटर थे और कई लंबी अलमारियां थीं, जिनके सामने 2 तरफादे मोटे कांच की परत थी। उनके अंदर कई प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां और गोलियां रखी थीं। वहां मौजूद औषधियों की विविधता इतनी थी कि यह एज्योर ड्रैगन कंट्री के बाहर की तुलना में भी अधिक लग रही थी। अगर दवा या औषधि यहां नहीं मिलती तो संभवतः वह कहीं और भी नहीं मिलेगी। बहुत से लोग अलमारियों के सामने खड़े थे। औषधियां और गोलियां देखने और खरीदने के लिए वहां की दवाओं को देखकर राघव का मन भी हलचल में आ गया, क्योंकि वहां हर प्रकार की दवाएं थीं। कुछ साधना बढ़ाने के लिए, कुछ शरीर को मजबूत करने के लिए और कुछ उपचार के लिए। कुल मिलाकर हर प्रकार की औषधि और गोली वहां मौजूद थी। हॉल के बीच में एक बड़ी सीढ़ी थी जो दूसरी मंजिल की ओर जा रही थी। वह अत्यंत महंगे सफेद जेड से बनी थी। अल्केमिस्ट एसोसिएशन भीतर राघव उन शेल्फों के सामने पहुंचा जहां कई प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां रखी थीं। हर जड़ी बूटी के पास एक टैग लगा हुआ था जिस पर उसकी कीमत लिखी थी। वह धीरे धीरे एक एक कर सभी को देखने लगा। वॉयलेट लोटस ग्रास 1000 गोल्ड, कॉइन ब्लू ब्रांच फ्रूट 2000, 600 गोल्ड कॉइन, 100 ईयर रेड बैम्बू 3000 गोल्ड कॉइन रेड, लीफर्ड डेड ट्री रूट्स 4200 गोल्ड कॉइन। इन सबको देखकर राघव की आंखें फैल गईं। हर जड़ी बूटी यहां बहुत कीमती थी और उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी। अगर यह पहले की बात होती तो राघव शायद इनकी ओर देखने की भी हिम्मत न करता, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वह ऐसी जड़ी बूटी की खोज में था जो उसकी नींव को मजबूत करने में मदद कर सके। हालांकि वह बंद द्वार साधना करके अपनी नींव को मजबूत कर सकता था, लेकिन अब समय बहुत कम था। प्रतियोगिता शुरू होने में केवल 3 दिन बचे थे, इसलिए वह ऐसी औषधि चाहता था जिससे वह जल्दी से अपनी नींव को मजबूत कर सके। अचानक उसकी नजर स्पिरिट ग्रास नामक जड़ी बूटी पर पड़ी। नाम भले ही साधारण था, लेकिन यह औषधि साधारण नहीं थी। स्पिरिट ग्रास एक ऐसी औषधीय जड़ी बूटी थी जो किसी व्यक्ति की आत्मा ऊर्जा को पुनः भर सकती है। न सिर्फ यह, बल्कि यह अत्यंत शुद्ध आत्मा ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे साधक की ऊर्जा शुद्ध और गाढ़ी हो जाती है। यह नींव को सुदृढ़ करने के लिए एक आदर्श औषधि थी। इसकी कीमत ज्यादा नहीं थी, केवल 500 गोल्ड कॉइन, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह भी काफी ज्यादा थी। अच्छी बात यह थी कि राघव के पास अभी भी 26,000 से अधिक गोल्ड कॉइन थे, जो उसे 100 निम्न स्तरीय आत्मा पत्थरों की नीलामी से मिले थे। राघव एक काउंटर की ओर बढ़ा। वहां एक अत्यंत सुंदर युवती बैठी थी जो अपना काम कर रही थी। उसके सामने लोगों की एक लंबी कतार थी, जैसे अन्य 2 काउंटरों के सामने भी थी। राघव भी उस कतार में लग गया। एक एक कर सभी लोग उस लड़की के पास जाकर अपना कार्य करवाकर चले जा रहे थे। काफी देर बाद राघव की बारी आई। जैसे ही वह काउंटर के पास पहुंचा, वह सुंदर युवती मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते, मेरा नाम रागिनी है। बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं? राघव ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे स्प्रिट ग्रास के 10 डंठल दीजिए। 10 डंठल? युवती ने हैरानी से उसे देखा, क्योंकि उसके कपड़ों से वह किसी अमीर व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था। फिर भी उसने कहा, ठीक है, कृपया थोड़ा प्रतीक्षा करें, मैं अभी लेकर आती हूं। वह काउंटर के पीछे से निकलकर शेल्फ की ओर गई, 10 डंठल स्प्रिट ग्रास निकाली और वापस लौट आई। एक डंठल की कीमत 500 गोल्ड कॉइन है। 10 डंठलों की कुल कीमत 5000 गोल्ड कॉइन होगी, उसने कहा। राघव ने उसके हाथ से स्प्रिट ग्रास ली और फिर हवा में हाथ घुमाया।
अचानक बहुत सारे गोल्ड कॉइन काउंटर पर प्रकट हो गए। यह रहे 5,000 गोल्ड कॉइन। धन्यवाद, राघव ने कहा और वहां से निकल गया। वह लड़की अभी भी स्तब्ध खड़ी थी। स्पेशियल रिंग। जैसे ही राघव उसकी नजरों से ओझल हुआ, उसने लंबी सांस लेते हुए हैरानी से कहा, एज्योर ड्रैगन कंट्री में स्पेशियल रिंग बहुत दुर्लभ थी। केवल अमीर लोग ही उन्हें खरीद सकते थे। वह खुद पर हंसी। मैं उसे एक गरीब लड़का समझ रही थी। कितनी मूर्खता थी मेरी। सच ही कहा गया है। किसी किताब को उसके आवरण से मत आंको। राघव सराय में अपने कमरे में लौटा, बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और स्प्रिट ग्रास के एक डंठल को मुंह में रखकर बड़ा सा टुकड़ा चबाया। वह जड़ी बूटी उसके गले से होती हुई पेट में गई और धीरे धीरे एक बहुत ही शुद्ध आत्मा ऊर्जा में बदलने लगी। थोड़ी ही देर में उसके शरीर में गर्मी सी महसूस होने लगी, जैसे भीतर आग जल रही हो। वह घबरा गया और तुरंत नौ ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को चलाने लगा। जैसे जैसे उसने अपनी साधना तकनीक को चलाया, उसका शरीर सहज महसूस करने लगा। उसकी आत्मा ऊर्जा शुद्ध और सघन होती जा रही थी। काफी काफी समय बीत जाने के बाद जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति एक नए स्तर तक पहुंच गई है। उसने हाथ घुमाकर अंतर महसूस किया। अगर मैं एक दो और डंठल ले लूं तो मेरी नींद पूरी तरह सुदृढ़ हो जाएगी, राघव ने सोचा और फिर से साधना करने बैठ गया। एक और डंठल, फिर दूसरा। जब उसने दो और स्प्रिट ग्रास लिए तो फिर से वही गर्मी जैसी ऊर्जा उसके भीतर दौड़ने लगी। उसने एक बार फिर 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक को चलाया और वही प्रक्रिया दोहराई। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो सुबह हो चुकी थी। अब उसकी नींव उतनी सुदृढ़ हो चुकी थी जितनी उसे होनी चाहिए थी। उसके पास अभी भी 7 स्पिरिट ग्रास बचे थे। उसने उन्हें देखा और फिर अपनी स्पेशियल रिंग में रख दिया। शायद भविष्य में इनकी जरूरत पड़े, उसने सोचा और बिस्तर से उठते हुए मुंह खोलकर लंबी जम्हाई ली और दोनों हाथ फैलाए। लगता है पहले स्नान कर लेता हूं। स्नान करने के बाद वह सराय के नीचे के तल पर गया और खाने के लिए कुछ मंगवाया। एक सराय में नीचे के तल पर राघव खाना खा रहा था। जब उसने खाना खा लिया तो वह उठा, बिल चुकाया और सराय से बाहर निकल गया। कल ही उसने अपनी नींव को मजबूत करना शुरू किया था, जो बहुत ही कमजोर थी, क्योंकि उसकी शक्ति एक अपंग अवस्था से केवल 1 महीने में इस स्तर तक पहुंच गई थी, जो कि बहुत तेज था। अब जेंडेक जब उसकी नींव मजबूत हो चुकी थी, वह ट्रेजर पेवेलियन की ओर चल पड़ा। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट था, ट्रेजर पेवेलियन हर प्रकार के खजानों से भरा हुआ था। चाहे वह हथियार हो, औषधीय जड़ी बूटी, औषधि साधना तकनीक या युद्ध कला कौशल, सब कुछ वहां पाया जा सकता था। लेकिन जो भी वहां से कुछ खरीदना चाहता था, पहले उसे उसकी कीमत चुकाने की क्षमता होनी चाहिए थी। ट्रेजर पेवेलियन में हर वस्तु को खजाना माना जाता था, इसलिए उनकी कीमतें भी बहुत ऊंची थीं। चूंकि अब उसने अपनी नींव को सुदृढ़ कर लिया था, तो अब समय था कि वह कोई युद्ध कला कौशल चुने जो उसे प्रतियोगिता में मदद कर सके। वह चलता हुआ एक प्राचीन सा दिखने वाले भवन के सामने पहुंचा। गेट के दोनों ओर 2 गार्ड खड़े थे ताकि कोई छोटा बच्चा अंदर न जा सके। गेट के ऊपर 2 भव्य अक्षर लिखे थे, ट्रेजर पेवेलियन। राघव गार्डों के बीच से होकर अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसकी आंखें सामने की चीजें देखकर चमक उठीं। हर प्रकार के हथियार, तलवार, भाला, कृपाण, चाबुक वहां मौजूद थे। वहां लोग बहुत कम थे, क्योंकि हर कोई वहां से कुछ खरीद नहीं सकता था। फिर भी वहां लगभग 30 लोग थे, जिनमें ज्यादातर युवक थे। प्रतियोगिता के कारण बहुत से लोग यहां हथियार खरीदने आए थे, ताकि वे प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। वहां के सबसे कमजोर हथियार भी निम्न स्तरीय आत्माहार हथियार थे। उसने कई निम्न स्तरीय और कुछ मध्यम स्तरीय आत्मा हथियार भी देखे, लेकिन उच्च स्तरीय कोई नहीं मिला। जब वह उन हथियारों को देखने में व्यस्त था, एक सुंदर युवती उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, आदरणीय अतिथि, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? आप बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। राघव ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मैं अपने लिए एक उपयुक्त युद्ध कला कौशल ढूंढ रहा हूं। ओह, तो आप युद्ध कला कौशल चाहते हैं? कृपया मेरे साथ आइए। सभी साधना तकनीकें और युद्ध कला कौशल दूसरी मंजिल पर रखे गए हैं, युवती ने मुस्कुराते हुए कहा और मुड़कर दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ी।
राघव उसके पीछे पीछे ट्रेजर पैवेलियन की दूसरी मंजिल पर पहुंचा। वहां पर वह शेल्फों की कई कतारें देख सकता था, बिल्कुल उसी तरह जैसे अल्केमिस्ट एसोसिएशन में थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां औषधीय जड़ी बूटियां और औषधियां थीं, जबकि यहां साधना तकनीकें और युद्ध कला कौशल रखे गए थे। वहां कुल 3 कतारें थीं। वह युवती बोली, श्रीमान, यहां 3 कतारें हैं। दाईं ओर की पहली कतार में सभी प्रकार की साधना तकनीकें हैं। बाईं ओर की पहली कतार में उच्च श्रेणी, येलो रैंक से लेकर मध्य श्रेणी, प्रोफाउंड रैंक तक के युद्ध कला कौशल हैं, और बीच की आखिरी कतार में उच्च श्रेणी, प्रोफाउंड रैंक की युद्ध कला तकनीकें रखी गई हैं। राघव ने सिर हिलाया। वह आश्चर्यचकित था। पहली बार उसने एक साथ इतनी सारी साधना, तकनीकें और युद्ध कला कौशल देखे थे। क्या यहां कोई पृथ्वी रैंक की युद्ध कला तकनीक भी है? राघव ने पूछा। क्या पृथ्वी रैंक की युद्ध कला तकनीक? यह सुनते ही वह युवती चौंक गई। फिर खुद को संभालते हुए उसने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, आप पृथ्वी रैंक की तकनीक चाहते हैं? हां, अगर ट्रेजर पैवेलियन के पास है, मुझे कीमत की परवाह नहीं। अगर कोई है तो कृपया दिखाइए। राघव ने सिर हिलाते हुए कहा। उसे पता था कि उसके कपड़ों के कारण यह युवती उसे तुच्छ समझ रही है। शुरू से ही वह उसे नजरअंदाज कर रही थी, पर अपनी ड्यूटी के कारण मुस्कुराते हुए सब समझा रही थी। लेकिन राघव को इसकी परवाह नहीं थी। अगर उसके कपड़े पुराने थे तो क्या? अगर लोग उसे नीचा समझते थे तो क्या उसके पास निम्न स्तरीय आत्मा पत्थरों की एक पूरी खान थी? वह यहां कुछ भी खरीद सकता था। क्या कोई और ऐसा कर सकता है? नहीं, हर किसी के पास दिव्य खजाना हेवेनली पर्ल नहीं होता, और न ही आत्मा पत्थरों की इतनी आपूर्ति। राघव की आत्मविश्वास से भरी दृढ़ दृष्टि को देखकर वह युवती गहरी सांस लेकर मुस्कुराई और बोली, माफ कीजिए श्रीमान, हमारे पास केवल एक निम्न स्तरीय पृथ्वी रैंक की युद्ध कला तकनीक थी, लेकिन वह भी किसी और ग्राहक ने अभी हाल ही में खरीद ली। इसलिए इस समय हमारे पास कोई पृथ्वी रैंक की युद्ध कला तकनीक नहीं है। ओह, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वह कौन था और उसने कब खरीदी? राघव ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसने सोचा कि अगर वह व्यक्ति अभी भी यहीं है तो वह उससे बातचीत कर सकता है, और जरूरत पड़ी तो आत्मा पत्थरों के बदले उस तकनीक को खरीद सकता है। पृथ्वी रैंक की तकनीकें हर जगह आसानी से नहीं मिलती, और आत्मा पत्थर भी नहीं। इसीलिए उसने सोचा कि अगर वह बहुत अधिक पत्थर देगा तो शायद वह व्यक्ति तकनीक उसे दे देगा। कोई भी इतनी संपत्ति को ठुकरा नहीं सकता। राघव की सोच समझकर वह युवती मुस्कुराई। वह समझ गई थी कि राघव क्या सोच रहा है, और उसे देखकर ऐसा लगा मानो वह किसी मूर्ख को देख रही हो। श्रीमुख उसका नाम श्रीमुख है। उसी ने पृथ्वी रैंक की युद्ध कला तकनीक खरीदी थी, और आप यहां एक दिन देर से पहुंचे हैं क्योंकि उसने वह तकनीक कल ही खरीदी थी। युवती ने मुस्कुराहट के साथ कहा, जो चालाकी से भरी हुई थी। श्रीमुख राघव ने यह नाम दोहराया और सोचा, आखिर यह श्रीमुख है कौन? मैं पहले भी कई बार उसका नाम सुन चुका हूं। वह ब्लू ड्रैगन देश का एक प्रसिद्ध प्रतिभावान योद्धा है। यहां तक कि सम्राट ने भी उसकी प्रशंसा की है। अब तो उसने ट्रेजर पैवेलियन में मौजूद एकमात्र पृथ्वी रैंक की युद्ध कला तकनीक भी खरीद ली है। केवल उसका क्षेत्र ही बहुत ऊंचा नहीं है, क्यूई कॉन्डेंसेशन क्षेत्र के 9वें चरण तक, बल्कि अब उसके पास पृथ्वी रैंक की युद्ध कला तकनीक भी है। लगता है प्रतियोगिता में उसे हराना बेहद कठिन होगा। श्रीमान, अब जबकि हमारे ट्रेजर पैवेलियन के पास कोई पृथ्वी रैंक की युद्ध कला तकनीक नहीं है, क्या आप फिर भी कोई अन्य युद्ध कला तकनीक खरीदना चाहेंगे? युवती ने व्यंग्य से पूछा, और विशेष रूप से पृथ्वी रैंक युद्ध कला तकनीक शब्दों पर जोर दिया। हां, मैं यहां मौजूद उच्च श्रेणी प्रोफाउंड रैंक की युद्ध कला तकनीकों में से एक को चुनूंगा। राघव ने अपनी सोच से बाहर निकलते हुए कहा। राघव की बात सुनकर वह युवती कुछ क्षण के लिए ठिठक गई। बड़ा आया घमंडी। देखते हैं कब तक ये अकड़ दिखाता रहेगा। जब इसे युद्ध कला तकनीक की कीमत चुकाने में परेशानी होगी और ये सबके सामने मजाक बनेगा, तब देखती हूं ये कितनी देर तक घमंड करता है। युवती ने मन ही मन सोचा। राघव मध्य कतार की ओर बढ़ा और वहां रखी उच्च श्रेणी प्रोफाउंड रैंक की युद्ध कला तकनीकों को एक एक करके देखने लगा। वहां की कतारें ज्यादा बड़ी नहीं थीं, और प्रत्येक कतार में केवल 20 से 30 तकनीकें ही थीं।
मध्य कतार में केवल 15 उच्च श्रेणी प्रोफाउंड रैंक की युद्ध कला तकनीकें थीं। भले ही यह संख्या कम लगती हो, लेकिन सच यह है कि इतनी युद्ध कला तकनीकों को एक साथ केवल 5 महान संप्रदाय और शाही परिवार ही संभाल सकते हैं। लाइटनिंग फ्लैश स्टेप्स, एक बिजली तत्व की गति तकनीक जो पल भर में तीव्र गति उत्पन्न करती है। कीमत 10,000 स्वर्ण सिक्के। रेजिंग फ्लैम फिस्ट, अग्नि तत्व की युद्ध कला तकनीक जो अग्नि का उपयोग कर युद्ध करती है। यह अग्नि शरीर वालों के लिए उपयुक्त है। कीमत 12,000 स्वर्ण सिक्के। एंग्री ड्रैगन फिस्ट, एक मुट्ठी आधारित तकनीक जो अगर सही ढंग से उपयोग की जाए तो अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें अपनी पूरी शक्ति को एक बिंदु पर संकेंद्रित करके हमला किया जाता है। कीमत 15,000 स्वर्ण सिक्के। राघव ने सभी युद्ध कला तकनीकों को ध्यान से देखा और अंत में उसने एक तकनीक चुनी, सैक्रेड फिंगर आर्ट। सैक्रेड फिंगर आर्ट एक क्षतिग्रस्त युद्ध कला तकनीक थी। मूल रूप से इसमें 3 चालें होती थीं, लेकिन चूंकि यह तकनीक अधूरी थी, इसमें केवल पहली चाल ही पूरी तरह से वर्णित थी। फिर भी इसे उच्च श्रेणी प्रोफाउंड रैंक की तकनीक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसकी पहली चाल में आत्मा ऊर्जा को तर्जनी की नोक पर संकेंद्रित किया जाता था, जिससे उसमें जबरदस्त भेदन शक्ति आ जाती थी। इतनी कि साधारण पत्थर और दीवारों को भी केवल एक उंगली से भेद सकती थी। बाकी 2 चालें इसमें वर्णित नहीं थीं। अगर राघव को कभी वह पूरी तकनीक मिल जाए तो वह भाग्य पर निर्भर करेगा। उसने वह सैक्रेड फिंगर आर्ट उठाई और थोड़ी दूर पर खड़ी युवती से कहा, मैं यह युद्ध कला तकनीक लूंगा। युवती ने वह तकनीक उसके हाथ से ली और पढ़ने लगी। सैक्रेड फिंगर आर्ट, क्या आप निश्चित हैं कि आप यही तकनीक लेना चाहते हैं? भले ही यह उच्च श्रेणी प्रोफाउंड रैंक की तकनीक है, लेकिन यह क्षतिग्रस्त है और इसकी 2 चालें गायब हैं। इसकी कीमत भी काफी ज्यादा है, 13,500 स्वर्ण सिक्के। युवती ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हां, मैं निश्चित हूं, मैं यही सैक्रेड फिंगर आर्ट खरीदूंगा। राघव ने सिर हिलाते हुए पुष्टि की, ठीक है, कृपया 13,500 स्वर्ण सिक्के दें और यह युद्ध कला तकनीक आपकी हो जाएगी। युवती ने होंठों को तिरछाकर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। राघव ने हवा में हाथ लहराया और 13,500 स्वर्ण सिक्के सामने प्रकट हो गए। उसने वे सिक्के युवती को दिए और तकनीक को अपने हाथों में लेते हुए बस 2 शब्द कहे, धन्यवाद। युवती ने अपने हाथ में रखे स्वर्ण सिक्कों को देखा, फिर राघव को देखा जो वहां से जा रहा था। सैक्रेड फिंगर आर्ट खरीदने के बाद राघव सराय के अपने कमरे में लौटा। अब प्रतियोगिता शुरू होने में केवल 1 दिन बचा था और उसे इस 1 दिन में सैक्रेड फिंगर आर्ट की पहली चाल को समझना था। वह लौटा, खाना मंगवाया और खाने के बाद वह एक जंगल की दिशा में निकल पड़ा। यह जंगल क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट कहलाता था। कहा जाता है कि जब कोई इस जंगल में एक निश्चित गहराई तक जाता है तो उसे धुएं जैसे कोहरे का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इसे क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट कहा जाता है। यहां तक कि कहा जाता है कि अगर कोई उस कोहरे से भी आगे चला जाए तो उसके वापस लौटने की संभावना मात्र 30% रह जाती है। राघव ने तय किया कि वह इस जंगल के बाहरी इलाके में सैक्रेड फिंगर आर्ट की पहली चाल का अभ्यास करेगा और उसकी आत्मा को गहराई से समझने की कोशिश करेगा ताकि प्रतियोगिता में वह बेहतरीन प्रदर्शन कर सके और 5 महान संप्रदायों के उच्च अधिकारियों की नजरों में आ सके। जब राघव क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के पास पहुंचा तो उसने एक शांत जगह की तलाश की। वहां पहुंचने के बाद उसने वह पुस्तक निकाली जिसमें सैक्रेड फिंगर आर्ट का वर्णन था। अपने मन को शांत किया और पूरी तरह से इस कला को सीखने की प्रक्रिया में डूब गया। उसने इसे 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ा और जब उसे यकीन हो गया कि उसने सब कुछ याद कर लिया है, तब उसने इसका अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसके लिए सैक्रेड फिंगर आर्ट की पहली चाल को सही तरह से करना बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे वह इससे परिचित होता गया और सही रास्ते पर लौट आया। फिर भी वह पहली चाल को सही तरह से निष्पादित नहीं कर पाया। समय बीतता जा रहा था और वह इसे सफलतापूर्वक नहीं सीख पा रहा था। अब तक शाम हो चुकी थी और जल्दी ही रात होने वाली थी। धत्त तेरी की क्या, एक उच्च श्रेणी प्रोफाउंड रैंक युद्ध कला को 1 दिन में सीखना वास्तव में असंभव है। इसका मतलब तो यही हुआ कि पृथ्वी रैंक की युद्ध कला को सीखना इससे भी ज्यादा कठिन होगा। वह लड़का श्रीमुख
जो ट्रेजर पैवेलियन से इकलौती पृथ्वी रैंक की युद्ध कला तकनीक एक दिन पहले ही खरीद चुका है, क्या वह केवल 2 दिनों में उसे सीख पाएगा? उफ, मैं यह क्या सोच रहा हूं, यह समय भटकने का नहीं है। मुझे सैक्रेड फिंगर आर्ट को समझने पर ही ध्यान देना चाहिए। मुझे रात होने से पहले इसे सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। सैक्रेड फिंगर आर्ट को बार बार समझने में असफल रहने के कारण राघव हताश हो गया। ओह, हाँ, शायद मुझे इस तकनीक को उस जगह पर जाकर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अचानक राघव की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। सुविश राघव वहां से अचानक गायब हो गया और वहां बस एक हल्की सी हवा की सरसराहट रह गई। स्वर्गीय मोती की आंतरिक दुनिया। यह एक बड़ा घास का मैदान था, चौकोर आकार का, जो सुंदर फूलों की विभिन्न प्रजातियों से भरा हुआ था। मैदान के बीचों बीच 4 जेड की पगडंडियां थीं, जो 4 अलग-अलग दिशाओं में जाती थीं। वूश एक हल्की चमक के साथ राघव अचानक वहां उस सुंदर घास के मैदान के केंद्र में प्रकट हुआ। राघव ने उन जेड पथों को देखा जो 4 दिशाओं में जा रहे थे। बाईं ओर जाने वाला पथ पहाड़ों और नदियों की ओर जा रहा था। दाईं ओर वाला एक घने जंगल की ओर जा रहा था। जो पथ पीछे की ओर जा रहा था, उसके बारे में राघव को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस दिशा में घना कोहरा था जो स्वर्गीय मोती की पूरी दुनिया को ढक रहा था। साथ ही उसने कभी उस दिशा में जाने की कोशिश भी नहीं की थी। इस बार भी उसने पीछे की ओर जाने की कोशिश नहीं की। वह चुपचाप उस जेड पथ पर चल पड़ा जो सीधे सामने जा रहा था। वह पगडंडी जो उसे 9 मंजिला पगोड़ा की ओर ले जा रही थी, वह पगोड़ा के सामने पहुंचकर रुक गया। जब उसकी नजर उस भव्य पगोड़ा पर पड़ी तो वह एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गया। भले ही उसने इसे कई बार देखा था, लेकिन हर बार जब उसकी नजर इस पर पड़ती थी, वह विस्मित हो जाता था। आखिर इस जगह और इस पगोड़ा को किसने बनाया? राघव ने गहरी सांस ली, सिर हिलाया, अपनी भावनाओं को शांत किया और फिर पगोड़ा में प्रवेश किया। वह पगोड़ा की पहली मंजिल पर पहुंचा, जहां उसने फिर से वह विशाल कड़ाही देखी जो फर्श के केंद्र में स्थिर रूप से रखी थी। उसने कई बार इसे हिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वह इसे कभी भी हिला नहीं पाया। यहां राघव ने एक बार फिर सैक्रेड फिंगर आर्ट का अभ्यास शुरू किया। जैसे जैसे वह इसका अभ्यास करता गया, वह उसमें पूरी तरह डूबता चला गया और उसे एक तरह की दिव्य अनुभूति हुई, मन की एकाग्रता की अवस्था, जिसमें वह सैक्रेड फिंगर आर्ट की पहली चाल को निष्पादित करते हुए पूरी तरह से तल्लीन हो गया। पगोड़ा की पहली मंजिल की हवा में कुछ ऐसा था जो उसकी समझने की क्षमता को बढ़ा रहा था और उसे इस युद्ध कला को गहराई से समझने में मदद कर रहा था। वह सब कुछ भूल गया, समय, प्रतियोगिता और यहां तक कि स्वयं को भी। उसे केवल एक बात याद रही, सैक्रेड फिंगर आर्ट को सफलतापूर्वक सीखना कितना समय बीत गया, कोई नहीं जानता। अंततः राघव रुका और अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी। हाँ हाँ, आखिरकार मैं सैक्रेड फिंगर आर्ट को सफलतापूर्वक निष्पादित कर सकता हूं। राघव जोर से हंस पड़ा। इस जगह ने वास्तव में मुझे सैक्रेड फिंगर आर्ट को समझने में मदद की। राघव ने पहली मंजिल के चारों ओर देखा। उसने 9 मंजिला पगोड़ा की एक और विशेषता खोज निकाली। पहले उसने केवल अनुमान लगाया था कि यहां पर शायद वह युद्ध कलाओं को समझ सकेगा, और अब वह वास्तव में इसमें सफल हो चुका था। भविष्य में अगर मैं यहां पर कोई भी युद्ध कला या साधना तकनीक का अभ्यास करूं, तो मैं काफी समय बचा सकूंगा। राघव इस समय बेहद प्रसन्न था। आखिर उसने केवल एक दिन में एक उच्च श्रेणी प्रोफाउंड रैंक युद्ध कला को सीख लिया था। अगर यह बात लोगों को पता चले तो न जाने कितना बड़ा हंगामा होगा। मुझे नहीं पता कितना समय बीत चुका है। मुझे अब यहां से बाहर निकलना चाहिए और सराय वापस लौट जाना चाहिए, राघव ने अपने आप से कहा, और फिर पगोड़ा से बाहर निकला और स्वर्गीय मोती की आंतरिक दुनिया से बाहर निकल गया। वह एक बार फिर क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के पास प्रकट हुआ। उसने अपने चारों ओर देखा। हर जगह अंधेरा था, वास्तव में बहुत गहरा अंधेरा। समय समय पर हवा की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। लगता है आधी रात हो चुकी है। राघव तेजी से सराय की ओर लौट गया, खाना मंगवाया और भोजन करने के बाद आराम करने लगा, क्योंकि अगला दिन बहुत बड़ा दिन था। यह एक नई सुबह थी। राघव गहरी नींद से जागा। उसने एक लंबी और अच्छी नींद ली थी और इसी कारण वह बहुत आरामदायक महसूस कर रहा था। आज प्रतियोगिता का दिन था।
राघव अपने बिस्तर से उठकर खुद को धोने गया और फिर नीचे जाकर खाने का ऑर्डर दिया। इस बार सराय में उसके अलावा कोई और मौजूद नहीं था। पूरी सराय जितनी शांत हो सकती थी उतनी ही शांत थी। जब सेवक भोजन लेकर आया और राघव को परोसा तो राघव ने पूछा, क्या कुछ हुआ है? यहां तो कोई भी नहीं है साहब। केवल इस सराय में ही नहीं, आप किसी भी और सराय या भोजनालय में कोई व्यक्ति नहीं पाएंगे। आज आप सड़कों पर भी भीड़ भाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आज प्रतियोगिता का दिन है और हर कोई प्रतियोगिता स्थल की ओर पहले ही निकल चुका है। प्रतिभाओं की लड़ाई देखने के लिए सेवक ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। ओह, तो फिर तुम अब तक यहां क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं जाना? राघव ने अचानक स्थिति को समझते हुए सेवक से फिर से पूछा। मैं भी जाना चाहता हूं, लेकिन अब सराय में मेरे अलावा कोई नहीं बचा है और मालिक ने मुझे यहीं रुकने को कहा है, तो चाहकर भी मैं नहीं जा सकता। सेवक के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। यह तो बुरा हुआ, खैर खाना बहुत अच्छा बना है, भोजन के लिए धन्यवाद। यह लो पैसे। राघव मुस्कुराया, खाना का मूल्य चुकाया और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले वह रुका और फिर मुड़ा। अरे सुनो, हाँ साहब, क्या कुछ और चाहिए? सेवक ने पूछा। राघव ने अपने अंगूठे से हवा में कुछ उछाला। सेवक ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और जैसे ही उसने देखा कि वह क्या था, उसकी सांस एक पल को थम गई और दिल की धड़कन तेज हो गई। एक स्वर्ण सिक्का। हालांकि अमीरों के लिए यह केवल एक साधारण स्वर्ण सिक्का था, पर किसी गरीब सेवक के लिए यह उसकी आधे साल की तनख्वाह से भी अधिक था। सेवक के चेहरे पर प्रसन्नता की मुस्कान फैल गई। राघव प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच चुका था। यह स्थान पहले ही लोगों से भर चुका था और अब बहुत ही जीवंत लग रहा था। यहां गरीब वस्त्रों में लोग भी थे और सुंदर वस्त्रों में सजे हुए लोग भी। ये सभी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवार थे। राघव ने महसूस किया कि यहां उपस्थित हर व्यक्ति कम से कम क्यूई संघनन क्षेत्र की प्रथम अवस्था में था। कुछ ऐसे भी थे जिनकी उपस्थिति से राघव को स्पष्ट खतरे का आभास हुआ। हालांकि वे लोग जानबूझकर अपनी ताकत छिपा रहे थे, क्योंकि वे प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही अपनी शक्ति उजागर नहीं करना चाहते थे। राघव इन आभाओं को इसलिए महसूस कर पा रहा था क्योंकि स्वर्गीय मोती उसके साथ मिल जाने के बाद उसकी धारणा और इंद्रियां पहले की तुलना में कम से कम दुगनी मजबूत हो गई थीं। राघव ने चुपचाप सिर हिलाया और मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ। यह वास्तव में नील नगरी के कोने कोने से आए हुए प्रतिभाशाली योद्धाओं का समूह था। कौन नहीं चाहता कि वह 5 महान संप्रदायों या शाही परिवार में साधना करे। हालांकि राघव यह बात पहले ही समझ चुका था, लेकिन इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ देखकर उसे यह बात और गहराई से समझ में आई कि अभी अपने आप को प्रतिभाशाली कहना जल्दबाजी होगी। दिलचस्प उसे नहीं पता क्यों, लेकिन जितनी अधिक चुनौती होती है उसका दिल उतना ही ज्यादा उत्साहित और प्रसन्न होता है। अगर वह इन सभी प्रतिभाओं को मात दे दे तो वह कितना अद्भुत होगा। पर वह जानता था अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह अभी वो हासिल नहीं कर सकता जो उसका दिल चाहता है। साधना का मार्ग मानव शरीर की सीमाओं को तोड़ता है। एक साधारण व्यक्ति को अपना भाग्य बदलकर स्वर्ग को चुनौती देने का अवसर देता है। अगर कोई साहस पूर्वक आगे न बढ़े तो वह कैसे प्रगति कर पाएगा? चुनौती जितनी बड़ी राघव उतना ही उत्साहित महसूस करता था, और इसके पीछे कारण क्या है यह शायद राघव स्वयं भी नहीं जानता। शायद यह स्वर्गीय मोती से जुड़ा हुआ था। वह बस इतना जानता था कि इस समय उसका दिल बहुत ही उत्तेजित हो रहा था। शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी उसे तेजी से विकसित होने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जैसे वह सभी को देख रहा था, वैसे ही सभी लोग भी एक दूसरे को देख रहे थे। राघव ने कई लोगों की बातें सुनी। उसे देख रहे हो, वह है अभिजीत अग्रवाल परिवार का एक प्रतिभाशाली युवक। वह केवल 17 साल का है और पहले ही क्यूई संघनन क्षेत्र की 7वीं अवस्था में पहुंच चुका है। राघव के बगल में खड़े एक युवक ने सामने की ओर इशारा किया। राघव ने भी उधर देखा। वहां एक सुंदर युवक हाथ में एक फोल्डिंग फैन लिए खड़ा था। उसके चारों ओर कई सुंदर युवतियां मौजूद थीं। उस सुंदर लड़की को देखो, वह इशिका। एक और व्यक्ति ने एक युवती की ओर इशारा किया जो बहुत सुंदर थी। राघव के अनुसार केवल अनन्या से थोड़ी कम हां सुना है कि उसे किसी युद्ध सम्राट स्तर के योद्धा की विरासत मिली है, और वह भी क्यूई संघनन क्षेत्र की 7वीं अवस्था में है।
वह अभी केवल 16 वर्ष की है। देखो, शंकरा भी यहां है। मोए हे भगवान, मुझे लगता है कि वह प्रतियोगिता के शीर्ष 3 में जरूर आएगा। शायद दूसरा स्थान भी पा सकता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आखिर वह पहले ही क्यूई संघनन क्षेत्र की 8वीं अवस्था में है, केवल श्रीमुख से थोड़ा ही कम, जो कि 9वीं अवस्था में है। एक और व्यक्ति ने एक मजबूत दिखने वाले युवक की ओर इशारा किया, जो अकेले खड़ा था, जैसे वह इस भीड़ का हिस्सा ही ना हो। राघव ने देखा कि तुषार अकेले खड़े हैं। अचानक वहां मौजूद लोगों के बीच जोरदार हलचल मच गई। राघव ने उधर देखा और उसकी निगाह एक जानी पहचानी आकृति पर पड़ी। यह वही व्यक्ति था जिसकी पीठ पर तलवार थी और जिससे वह रिवरसाइड सिटी में टकराया था। श्रीमुख। हाँ देखो, वो है श्रीमुख, हमारी नील नगरी का एक प्रतिभाशाली योद्धा। हान, इतनी कम उम्र में इतना शक्तिशाली होना, उसका भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। जब राघव ने लोगों की ये बातें सुनी, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह श्रीमुख है, श्रीमुख, वही श्रीमुख जिसकी प्रशंसा स्वयं सम्राट ने की थी। मैं राघव शब्दहीन रह गया। शांति आखिर हो क्या? रहान है। यहां अचानक एक गगनभेदी गरज सुनाई दी और साथ ही कई शक्तिशाली आभाएं आसमान से उतरकर एक बड़े मंच पर आ खड़ी हुईं। जहां पहले शोरगुल था, वहां पल भर में सन्नाटा छा गया। शक्तिशाली आभाएं समुद्र जैसी विशाल थीं, जो सभी युवाओं पर दबाव बना रही थीं। सभी बिल्कुल शांत हो गए, जैसे सर्दियों में झींगुर भी चुप हो जाते हैं। वैसे ही यहां कोई भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्या ये 5 महान संप्रदायों के विशेषज्ञ थे? हूंफ सभी योद्धाओं ने चयन की सांस ली, जब वो भारी दबाव जो पहाड़ की तरह उन पर गिरा था अचानक गायब हो गया। ताली ताली एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 2 बार ताली बजाई और कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम 6 लोग यहां 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब मैं आपको प्रतियोगिता के बारे में बताऊंगा। इस प्रतियोगिता के 2 चरण होंगे। पहला चरण अब प्रारंभ होने जा रहा है। जो इस चरण को पार करेगा, उसे अगले और अंतिम चरण में भाग लेने का अधिकार मिलेगा, और वही चरण आपके भाग्य का निर्धारण करेगा। वह व्यक्ति थोड़ी देर रुका। उपस्थित हर प्रतिभा के गंभीर चेहरे देखे, जो ध्यानपूर्वक उसकी बात सुन रहे थे, और मन ही मन संतोषपूर्वक सिर हिलाया। फिर बोला, अब पहला चरण क्लाउड स्मोक जंगल में होगा। इस चरण में कोई नियम या सीमाएं नहीं है। यहां 600 प्रतिभागी उपस्थित हैं। पहले चरण के बाद केवल 300 ही अगले चरण में प्रवेश कर सकेंगे। यह सुनकर सभी प्रतिभाओं के चेहरे उत्तेजना से लाल हो गए और उनकी आंखों में उत्साह की चमक आ गई। यहां मौजूद हर व्यक्ति अपने युग का एक प्रतिभाशाली योद्धा था। वे स्वाभाविक रूप से अपने अंदर गर्व रखते थे और जीत के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार थे। राघव को भी अपने भीतर एक आग जलती हुई महसूस हुई। कोई भी नहीं डरा जब उसने सुना कि पहला चरण क्लाउड स्मोक जंगल में होगा। वे नहीं जानते थे कि यह चरण किस प्रकार का होगा, लेकिन उन्हें पता था कि यह स्वयं को सिद्ध करने का एकमात्र अवसर है। जो आगे बढ़ने का साहस रखता है, वही सभी बाधाओं को पार कर सकता है। सभी युवाओं की आंखों में जलती उस आग को देखकर वह अधेड़ व्यक्ति फिर बोला, क्लाउड स्मोक, जंगल में असंख्य जादुई जानवर हैं। ये जानवर द्वितीय और तृतीय श्रेणी तक के हो सकते हैं। यदि आप गहराई में गए तो चौथी और 5वीं श्रेणी के भी मिल सकते हैं। आपका कार्य है जितना हो सके द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवरों को मारना और उनके कोर एकत्र करना। सबसे अधिक कोर एकत्र करने वाले 300 लोग अगले चरण में जाएंगे। आपको कोर इकट्ठा करने के लिए एक विशेष थैली दी जाएगी, जो प्रतियोगिता के अंत में वापस करनी होगी। इस पहले चरण के लिए समय सीमा 1 सप्ताह है। 1 सप्ताह बाद सभी को वापस यहीं इकट्ठा होना है। देर से आने वाले अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप यह नहीं कर सकते, तो अभी पीछे हट सकते हैं। यह जंगल बहुत खतरनाक है। आप अकेले या टीम बनाकर जानवरों का शिकार कर सकते हैं। कोई प्रतिबंध नहीं है। बस ध्यान रखें, यदि आप कुहासे वाले क्षेत्रों में जाएं तो तुरंत वापस लौट आएं। आपको बस 1 सप्ताह में जितना हो सके जानवरों के कोर इकट्ठा करके लौटना है। अब प्रतियोगिता शुरू होती है। उस अधेड़ व्यक्ति ने प्रतियोगिता के आरंभ की घोषणा की। प्रतियोगिता का पहला चरण आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं,
तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।